हेलो स्टूडेंट्स, अपना इंडियन पॉलिटी चल रहा है। भाग 5 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, जिसके आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक हैं। ये सारा जो टॉपिक है ना हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम है, चाहे कोई स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो प्लीज़ इस चैप्टर को ध्यान से देखना। इस चैप्टर को देखने के बाद आपका एक भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ना ही आपका कोई कंसेप्ट का कोई डाउट रह जाएगा। कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन भी कोई भी नहीं छूटने वाला। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का अन्य नाम क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इसको कहा जाता है। और हम शॉर्ट में जब लिखते हैं तो इसको एससी लिख लेते होते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। भाग कौन सा है? 5वां भाग में है। आर्टिकल कौन से है? 124 से लेकर 147 तक ये आर्टिकल में दिया हुआ है। संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र के लिए एकल न्यायपालिका है, मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी न्यायपालिका क्या है? एकल है। मतलब सुप्रीम कोर्ट एक क्या है सबसे ऊपर, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे उसके अधीन न्यायालय आ जाएंगे। ठीक है जी, तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। कहते हैं संपूर्ण भारतीय राज्य के क्षेत्र के लिए एक न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के समान है। जैसे पिरामिड ऐसे यहाँ पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट, नीचे इसके क्या है? हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट्स के नीचे क्या है? इसके सबॉर्डिनेट, मतलब छोटे से अधीन जो इसके हैं। इस प्रकार आप देख सकते हो पिरामिड का आकार है, यानी केंद्र बिंदु मेन शिखर पर कौन है? आपका सुप्रीम कोर्ट है। आगे देखते हैं। कहते हैं संविधान के अनुसार अधीन न्यायालय वे न्यायालय होते हैं जो उच्च न्यायालयों के अधीन व उसके नियंत्रण में काम करते हैं। अधीन न्यायालय क्या होते हैं कि वो किसी न किसी न्यायालय के नीचे है, उसके अधीन काम कर रहे हैं और इसका जो उसके ऊपर है अधीन, उसके क्या है उसके अधीन का है और उसका कंट्रोल भी है। यहाँ देखिए भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के समान है, ये हमारा क्लियर हो गया। संविधान के अनुसार ये भी हमारा क्लियर हो गया। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के अधीन क्या होते हैं? अधीन न्यायालय होते हैं। ठीक है जी, डाउट ही इसमें कोई रहना नहीं चाहिए। क्लियर है? ठीक है, आगे। भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के 2 दिन बाद, मतलब जब हमारा भारत रिपब्लिक बना, कब? 26 जनवरी 1950, उसके 2 दिन बाद यानी कि 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट क्या आया? अस्तित्व में आया। ठीक है जी। इससे पहले 1937 से लेकर 1950 के दौरान संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कार्यरत था। मतलब इस तरह की एक रूपरेखा वाला एक था बॉडी जो पहले भी इसे काम कर रहा था। क्या नाम था उसका? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका नाम क्या था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, इस चीज़ को याद रखना। मतलब आज जो हम सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं आज़ादी से पहले, यानी कि आप 1950 से पहले मान लो, क्योंकि ये जो करंट वाली 1950 में बनी थी, इससे पहले भी एक ऐसी बॉडी थी जो सभी न्यायालयों के ऊपर काम करती थी। उसे क्या बोलते थे? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बोलते थे। ठीक है जी, जो संसद भवन के कहाँ लोकेटेड थी? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में। संसद भवन की चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में ये लोकेटेड थी। कौन? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ये लगभग समान ही बॉडी थी सुप्रीम कोर्ट के, जो 1950 से पहले काम कर रही थी। 1950 में तो फिर नया बन जाता हमारा सुप्रीम कोर्ट। कहते हैं उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन संसद भवन परिसर में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में ही हुआ, यानी कि इसका उद्घाटन भी वहीं पे हुआ था, संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ था। और वर्ष 1958 तक ये वहीं पे क्या है? काम करता रहा था।
भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। संसद भी उनके विनियमन के लेकर अधिकृत है, मतलब संसद को ये पावर दी गई है। इससे संबंधित पावर किसके पास है? संसद के पास है। देखिए भाग 5 में जब मैंने आपको स्टार्टिंग करवाया था, मैंने ये बोला था कि आपका पहले प्रियम्बल करा दिया आपको, फिर अनुसूचियां कराई, फिर भाग करवा दिए संविधान के सारे, फिर हर भाग के अंदर आर्टिकल कितने कितने हैं, उसमें क्या दे रखा है, मैंने आपको ये समझाया था। तो हम भाग जब 5 पे पहुंचे तो हमने शुरू कर दिया अपना 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति है, फिर उपराष्ट्रपति है, फिर आपका मतलब जो एजी हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है 74, 75 आपका जो पीएम से रिलेटेड सारे। तो आप फिर आप हमारा आ जाता है 79 पे पार्लियामेंट, 80 में आपकी राज्यसभा, 81 में लोकसभा। इस तरह से हमने सारे ये क्या है अपने आर्टिकल डिटेल में किए। उससे प्रीवियस वाले वीडियो जरूर देखना, छोड़ना कोई भी मत, ठीक है जी। संसद वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। फिर अब हम यहाँ पहुँच गए कि भाग 5 का आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक, फिर आपका 148 से शुरू हो जाएगा, कौन? कैग हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो भाग 5 बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़ा है और इसमें सारी यूनियन गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन है, कैसे काम होता है, वो सारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको यही समझाया गया है कि भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का गठन कैसे होगा, क्या उसका न्याय क्षेत्र होगा, शक्तियाँ क्या होगी, ये सारा डिटेल में यहाँ दे रखा है। और इसका जो अधिकार है, इसके जो विनियमन का कार्य प्रणाली का जो अधिकार है, मतलब इसके थोड़ा सा मतलब इसको अधिकार किसको दिया? संसद को दिया है। आगे बताती हूँ कैसे, डिटेल में पढ़ेंगे अभी। यहाँ देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत हुआ है, तो आप क्या बताओगे? 1, 2, 4, 124 का, 124 का, ठीक है जी, आपने ये याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 124 भाग 1। अब ये जो संविधान का 124 भाग है ना, पार्ट, सॉरी, अनुच्छेद, इसके भी आगे सब पार्ट है, 124 1, 124 2, 124 3। तो इस तरह से ये दे रखे हैं। तो आपको ये सारे ध्यान में रखने, मतलब आप पढ़ोगे, मैं आपको समझाऊंगी ऐसा कि एक बार में याद हो जाएगा। सुनो ध्यान से। 124 का भाग 1 में कहा गया है कि जब तक संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में कोई व्यवस्था नहीं करती, तब तक उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अदर जजेस होंगे, टोटल 8 होंगे, ठीक है जी। संविधान सभा वाले क्या लिख कर गए हैं? संविधान के 124 वाले भाग 1 में क्या लिख के गए हैं कि संविधान में हम व्यवस्था करके जा रहे हैं कि एक तो मुख्य सीजीआई होगा और 7 क्या होंगे? अदर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन इसकी संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। संसद मतलब राष्ट्रपति ही हो जाएंगे, संसद के पास है। कहते इस प्रकार मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 निर्धारित की गई थी। संविधान ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र तथा वेतन, सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार किसको दिया है? संसद को प्रदान किया है। मतलब मूल संविधान में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या कितनी होगी, उनका अधिकार क्षेत्र कम नहीं किया जा सकता। ये जो हम देख के जा रहे हैं इसे बढ़ाया जा सकता है, इससे कम नहीं किया जा सकता। इनकी वेतन, इनकी सेवा शर्तें, ये सारी की सारी कहाँ लिखी हुई हैं? संविधान के भाग में ये लिख कर गए हैं। और इससे संबंधित जो अधिकार है वो किसको है? संसद को अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सीधा सीधा बच्चों वाला क्वेश्चन आएगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जज की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेता है। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? जब भी ये वर्तमान में जैसे मान लो एक
प्लस 33 जजेस हैं, ठीक है जी। एक CGI है अभी करंट की डेट में, और 33 क्या अदर है। मान लो इसमें से कोई रिटायर हो गया, सपोज करो, नया क्या आएगा, नया जज आएगा यहाँ पर। अब इस जो नया जज, मान लो इसमें से एक की रिटायर होगी, यहाँ पे रह गए 32 और हमें चाहिए कितने, 33 चाहिए। तो जो एक की नियुक्ति है, सपोज करो कैसे करेगा, ध्यान से सुनना। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, CGI की सलाह पे करेगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति क्या है, कोलिजियम किसकी सलाह से करते हैं, ठीक है जी, किसकी सलाह से, कोलिजियम की सलाह से करते हैं। अब कोलिजियम क्या होता है, दिमाग में क्वेश्चन आया होगा आपकी, बताती हूँ, आगे देखिए। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों को कोलिजियम कहते हैं। जो पहले वरिष्ठ होते ना 5, पहले सीनियोरिटी की बेसिस पे, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 5 जो सीनियर जज होंगे ना, 5 सीनियर जज को क्या बोला जाएगा, कोलिजियम बोला जाता है, ठीक है जी। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि जो इस प्रकार है, जो अभी तक मतलब वृद्धि हो चुकी है। आप ये बताइए मुझे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो देखिए मूल संविधान में कितने थे, 1 + 7 थे, यानी कि 8 थे। 56 में कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है जी। और 60 में कितने, 14, 77 में 18, और 86 में कितने हो गए, 26, 2009 में 31 थे, और आज की डेट में कितने हैं, 34 हैं, 1 + 33 हैं। तो इस तरह से चीज़ों को आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नियुक्ति के बारे में भी समझाती हूँ कि कैसे इनकी क्वालिफिकेशन होती है, क्या होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति आई गया हमारा कंसेप्ट। कहते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाँ जी, हमें पता है। 1950 से 1993 तक, ये दिमाग में बिठाओ एक चीज़, 1950 से जब यानी कि सुप्रीम कोर्ट बना, ये करंट वाला, इससे लेकर 1950 से लेकर 93 तक राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह से की जाती थी। इतना बड़ा घपला। आप ये बताइए, मंत्री परिषद, हम कहते हैं हमारी न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर किसी का क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी का भी इसमें हाथ नहीं हो सकता, ठीक है जी। लेकिन 1993 से पहले क्या हो रहा था कि राष्ट्रपति को कौन सलाह देता था, मंत्री परिषद, कि आप इसको क्या है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाइए। आप ये बताइए, ये जो मंत्री लोग होते हैं क्या ये नेपोटिज्म का शिकार नहीं करेंगे, या फिर ये ऐसा व्यक्ति को जिसमें इन्होंने पहले साँठ-गाँठ कर रखी हो, क्योंकि ये सके किसी के नहीं होते, इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, एक आध को छोड़ के, एक आध को भी नहीं छोड़ के, आज तो बुरा हाल ही है। मतलब क्या आपको नहीं लगता कि कितना घपला होता रहा होगा, निष्पक्ष कभी कोई डिसीजन नहीं हो पाया होगा, है ना। तो मतलब कि 1993 तक ऐसा होता आ रहा था। और ये जो अनपढ़ लोग जिनकी खुद की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो एक पढ़े लिखे को नियुक्त करने जा रहे हैं। तो बताइए इनकी जो सोचने जो शक्ति होगी वो किस तरह की होगी। लेकिन 1993 से वर्तमान तक अब क्या हो गया कि राष्ट्रपति द्वारा कोलिजियम की सलाह पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। कोलिजियम मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जो आपके सीनियर जज है उनकी सहायता से वो पढ़े लिखे लोग सुजेस्ट करेंगे राष्ट्रपति को कि आप इस बंदे को क्या कर सकते हो, नियुक्त कर सकते हो। और उसकी भी क्वालिफिकेशन है, ऐसे नहीं कि उन्होंने कह दिया, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है। सुनो ध्यान से आगे, कहते हैं 124(2) में कोलिजियम क्या होता है, 1 + 4, ठीक है जी, यानी कि एक CGI और एक आपका न्यायाधीश हो गया। अनुच्छेद 124 में मुख्य न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा है। 124 पार्ट 2 द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। जो CGI कैसे बनेगा अब वो सुन लो, ये तो बता ही दिया मैंने, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, कहते हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उल्लेख संविधान में है ही नहीं,
संविधान में ही नहीं है। अब सुनो ध्यान से, परंपरा ये है कि राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ यानी कि सीनियर जज को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। अब सुनिए ध्यान से, मान लीजिए जो अभी 1+33 चल रहे हैं, ये है हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया, 65 साल की उम्र हो गई, रिटायर हो गए, तो इनकी सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अब इधर से जो इनके पीछे सीनियर हैं, इनके पीछे वाले जो सीनियर है 5, मतलब कि जो इनका बाद का सीनियर जो बचेगा, जिसकी एक्सपीरियंस ज़्यादा है या इसके बाद में ज्वाइन करने वाला, ठीक है, उसको क्या यहाँ पे सीनियर मोस्ट को यहाँ पे CJI नियुक्त कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे होता ना, जैसे मान लो मैंने सर्विस ज्वाइन की 2004 में, जो मेरे प्रिंसिपल हैं उन्होंने 2005 में ज्वाइन की, तो मेरे से 1 साल पहले आए थे, रिटायरमेंट 1 साल पहले हो जाएगी, तो उसके बाद मेरा नंबर है, यानी कि सीनियरिटी बेसिस में मैं सेकंड नंबर पे आती हूँ, तो मुझे अगला बनाया जाएगा। बात समझ में आ गई, इस तरह से आगे है। लेकिन ये परंपरा का एक बार उल्लंघन भी हो चुका है, एक नहीं 2 बार हो चुका है। परंपरा ये बन के आ चुकी है कि सीनियर जज जो होगा उसको ही अगला CJI बनाया जाएगा, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ है कि सीनियरिटी को नीचे रखते हुए बीच में से उठा के जज बना दिया गया। देखो जरा, अजीत नाथ रे कब, 1973 में, और हमीदा उल्ला बेग 1977 में। इन दोनों को मतलब परंपरा का उल्लंघन सीनियरिटी बेसिस पे नहीं, बीच में से, यानी कि इनसे पहले वाले को ना बनाकर इनको, ये सीनियर उस टाइम पे नहीं थे तब भी इनको बनाया गया। आप ये बताइए 1973 में किसकी गवर्नमेंट चल रही थी, पर PM कौन था, और 1977 में PM कौन था? आपने क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। कहते सबसे लंबे समय तक जो CJI रहे हैं, कार्यकाल निभाया है, YV चंद्रचूड़ 2696 दिन का है इनका, निकाल लेना भी। आगे है सबसे कम समय तक CJI रहे कौन, कमल नारायण जी। कौन रहे, कमल नारायण जी। कितने दिनों तक, 17 दिनों तक, कहीं कहीं 18 में मिलेगा आपको, ये चीज का ध्यान रखना आपने। आगे चलते हैं, यहां देखिए कहते हैं अनुच्छेद 124 का 3rd पार्ट क्या बोलता है, न्यायाधीशों की अर्हताएं यानी कि क्वालिफिकेशन। ये तो ठीक है, हमें बता दिया गया कि राष्ट्रपति कोलिजियम की सहायता से जज को नियुक्त करेगा, मान लिया, ठीक बात है, लेकिन उसकी कोई क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए ना। क्या रखी गई, सुनो ध्यान से, क्या कहा गया है कि 124 का पार्ट 3 के अनुसार केवल वही व्यक्ति उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश यानी कि जज नियुक्त हो सकता है जो निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो। पहला, भारत का नागरिक हो, ठीक है जी, कॉमन बात है। किसी उच्च न्यायालय का, ऐसे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, अब भारत में कितनी हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है, उसमें से किसी का या ऐसे 2 अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। कितने, 5 साल, 5 ईयर बतौर क्या रह के आया हो, जज, ठीक है जी, जज रह के आना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय का ऐसा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 ईयर्स तक वो एडवोकेट यानी कि एज ए वकील काम किया हो उसने, तो ऐसा व्यक्ति, ये 2-3 आपको क्राइटेरिया पता लग गया। तो चौथे नंबर की है, राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रसिद्ध विधिवेता होना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति की निगाह में कानून का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। अब राष्ट्रपति की निगाहों में क्या कौन से लेंस डाले हुए हैं उसको पता लगेगा, वो क्या घूम रहा है किसी के पीछे, नहीं ना। उसे ये बात कौन बताएगा, सुजेस्ट कौन करेगा भी, कोलिजियम करेगा। कोलिजियम पढ़े लिखे सीनियर जजेस की 5 लोगों की एक बेंच है, पीठ है, वो बताएगी कि सर आप इस बंदे को नियुक्त कर सकते हो, ये इसकी क्वालिफिकेशन और ये अच्छा कानून का ज्ञाता है। ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे जिनको 5 साल जज भी रहा हो, 10 साल वकील भी रहा हो, भारत का नागरिक भी हो, ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो 4th क्वालिफिकेशन है उसको पूरा करना मुश्किल होता है, ठीक है जी।
तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो क्वेश्चन आएगा आपको कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पे करता है? कोलिजियम की सलाह पे करता है। 1993 के बाद ये अब तक शुरू हो चुका है, ठीक है जी। और क्वालिफिकेशन बता ही दिया, भारत का नागरिक हो, किसी हाई कोर्ट में या 2 में बतौर 5 साल जज का कार्यकाल निभाया हो या फिर 10 साल एज ए वकील रहा हो, और कानून का अच्छा ज्ञाता किसकी निगाह में? राष्ट्रपति की निगाह में होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए यहाँ देखिए 125 है पैसों संबंधी, तनख्वाह संबंधी। कहते हैं अनुच्छेद 125 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन व भत्ते दिए जाएंगे जो संसद द्वारा विधि द्वारा तय करेगी, ठीक है जी। न्याय जो अपना संसद है वो इनकी सैलरी वगैरह भत्ते वगैरह डिसाइड करती है, और एक विधि जो इन्होंने निर्धारित की है उसके द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000, 2,80,000, ठीक है जी, 2,80,000। और जो ये तो सीजीआई का मेन का हो गया ना, सीजीआई एक जो प्रमुख है, इसके 30,000 ज़्यादा है बाकियों से, बाकियों के 2.5 लाख है पर मंथ, ठीक है जी। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना है। कहते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन है भत्ते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन भाई आता है, ये आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, कहाँ से भरित होते हैं, जैसे उपराष्ट्रपति का भी यहीं से होता है। तो इन बातों को आपने ध्यान रखना है। ये बच्चों वाले क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं कि राष्ट्रपति सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है, रिटायरमेंट की उम्र क्या है, ये सब चले गए हैं दौर। ये तो छोटे मोटे बच्चों के सवाल रह गए हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन के आएंगे आपके लिए। सैलरी सूलरी अब नहीं आती एग्जाम में, बच्चों वाले क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के। आगे देखते हैं। कहते तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब जो सैलरी डिसाइड कर दी तो उसकी सैलरी में कटौती नहीं की जा सकती, एक कंडीशन को छोड़कर। कौन सी? 360 आर्टिकल, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है तनख्वाहें देने के लिए, तो वो कटौती कर सकती है, ठीक है जी। परंतु जब अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू हो तो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते में कम करने के लिए राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति जो है की व्यवस्था कब की गई थी? 1976 में की गई थी, ठीक है जी। ये चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 126 क्या बोलता है। कि संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार जब कभी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा अनुपस्थित हो या किसी अन्य कारण से वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु नियुक्त करे उसे पद के कर्तव्यों को पालन करेगा। एक्टिंग आप कह सकते हैं ना, एक्टिंग सीजीआई। मान लो सीजीआई की सीट खाली है, किस कारण? कि बीमार है, एब्सेंट है किसी कारण, और काम करना इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, और पद क्या है? खाली पड़ा है। तो एक्टिंग क्या है? सीजीआई के काम का जो व्यवस्था है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, जो बाकी जो सीनियर जज है उसमें से किसी को बना देगा। तो ये कहाँ लिखी है बात? 126 में। एक्टिंग सीजीआई आप याद कर लो। एक्टिंग सीजीआई कहाँ पे लिखा है? 126 में। एक्टिंग सीजीआई कहाँ पे लिखा है? 126 में लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया आपका अडहोक न्यायाधीशों। अब सीजीआई की बात नहीं हो रही है, अदर्स की बात हो रही है। सीजीआई की बात नहीं, अदर्स की बात हो रही है। यहाँ पे कहते हैं मान लो किसी काम को करने के लिए कोरम रखा हो, तभी इतने मेंबर प्रेजेंट होना जरूरी है इस काम के लिए, और बाय चांस वो कोरम पूरा ना हो रहा और काम करना जरूरी है सेशन के अंदर। इनके भी तो अपने सेशन होते हैं ना, काम होते हैं, तो उस सेशन में इनको काम करने के लिए कोरम पूरा नहीं हुआ, मेंबर पूरे नहीं है, तो यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं? उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए किसी एक बंदे को नियुक्त कर सकते हैं, किसी हाई कोर्ट से ले सकते हैं उस काम को पूरा करने के लिए, और जैसे ही काम पूरा हो गया उसको हटा दिया जाता है।
सुनो ध्यान से, कहते हैं तदर्थ। तदर्थ मतलब अडहोक। जैसे स्कूलों में नहीं होता, किसी टीचर की ने लंबी छुट्टी पे गया है या फिर मैटरनिटी लीव पे है कोई टीचर, तो उसकी जगह पे उसका काम करने के लिए अडहोक बेसिस पे टीचर की अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो टीचर वापस आता है उसे वहाँ से तत्काल भेज दिया जाता है, तो होता है अडहोक बेसिस। यदि सर्वोच्च न्यायालय में सत्र आयोजित करने अथवा चालू रखने के लिए गणपूर्ति ना हो तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को फिर क्या करेगा, अब हेड की ड्यूटी बनती है कि वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को सूचित करे इस बात के लिए और सहमति ले उसे, और क्या करे, अडहोक न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। अब ये काम पावर किसके पास है, मुख्य न्यायाधीश के पास, लेकिन वो कंसर्न किससे करेगा, राष्ट्रपति के कंसर्न से करेगा, उसकी सहमति लेना जरूरी है कि मैं भाई ऐसा कर लूं। तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय यानी कि किसी हाई कोर्ट, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, अब नीचे से ये सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे कितने ही हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है ऐसे, इनमें से किसी को क्या लेगा, यहाँ पर बुलाएगा। लेकिन बुलाने से पहले जो हाई कोर्ट का मेन जज है, चीफ है, सीजीआई है, उससे क्या है, पूछेगा, संज्ञान लेगा। पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ सीजीआई है वो राष्ट्रपति की सलाह लेगा, ठीक है जी, प्रेसिडेंट से पूछेगा। प्रेसिडेंट से पूछने के बाद जिस हाई कोर्ट से उसने बंदे को लेना है, उस हाई कोर्ट का जो हेड है, सीजीआई है, उससे बात करेगा। देखो यहाँ पे कहते तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्य है। क्वालिफिकेशन वही चाहिए, 10 साल मतलब क्या हो, एज ए वकील, और 5 साल एज ए जज रह चुका हो, है ना, ऐसे मतलब उसको। आगे है, इस नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान फ्रांस के संविधान से लिया हमने। जो ये तदर्थ एडहोक बेसिस पे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई जज रखना है, उसका जो आइडिया हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है, फ्रांस से, इस चीज को भूलना नहीं है। आगे है, तदर्थ न्यायाधीश एडहोक जो जज होगा केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं। अब सुनो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर तो ऐसे बहुत सारे 25 क्या हैं, हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर चाहिए ऐसे एडहोक बेसिस पे तो वो हाई कोर्ट से बुला लेगा। तो क्या आप सोचोगे क्या जो हाई कोर्ट भी, हाई कोर्ट के नीचे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से क्या हाई कोर्ट में भी ऐसे बुलाए जा सकते हैं? नहीं बुलाए जा सकते भाई, ये सिर्फ एक किसके लिए है, सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है जी, इस बात को दिमाग में रखना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आगे है 128, अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो रिटायर जज हो चुके हैं, जिनकी उम्र मतलब कि 65 हो चुकी है, उसके बाद अगर किसी ऐसे काम में ऐसे जज की जरूरत पड़े जो हमें रिटायर हो चुका, उसको हम सेवा में ले सकते हैं। देखो जरा पानी देना। अनुच्छेद 128 में है, यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय को रिटायर्ड जज सेवानिवृत्ति न्यायाधीश से सर्वोच्च न्यायालय में बैठने तथा कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। मतलब आपको प्रायर क्या लेनी पड़ेगी, कंसल्ट करना पड़ेगा, किससे, राष्ट्रपति से। सीजीआई ये कर सकता है, लेकिन किसकी हेल्प से, राष्ट्रपति से कंसेंट करने से ये ले सकता है रिटायर्ड जज को। यदि वह व्यक्ति ऐसा अनुरोध स्वीकार कर ले, कोई अच्छा मतलब अपने लाइफ टाइम में अच्छा डिसीजन दे के गया, अच्छा एक्सपीरियंस है जिस बंदे को, और अच्छा वो एक रिस्पेक्ट कैरी करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज क्या है, अपने उसमें जज की नियुक्ति के लिए मतलब बुला सकता है काम करने के लिए, किसकी मतलब कंसेंट से, राष्ट्रपति के कंसेंट से। और उसको भी वही सैलरी भत्ते मिलेंगे जो राष्ट्रपति क्या निर्धारित करेगा, इसको भी सैलरी वगैरह मिलेगी। रिटायर्ड जज को अगर वापस काम में बिठाना है, न्यायालय में बिठाना है, काम करवाना है उससे, तो उसको राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए गए वेतन भत्ते देने होंगे।
साथ ही उसे न्यायालय के न्यायाधीशों की प्राप्त अधिकारताएं शक्तियां प्राप्त होंगी, शक्तियां भी प्राप्त होंगी, अधिकार भी प्राप्त होंगे, परंतु वह उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा क्योंकि उसको तो लेकर आए ना उसके काम के लिए, रिटायरमेंट उसकी हो चुकी थी, टाइम पीरियड पूरा। और हमारे यहाँ भी क्या है कि सिर्फ 65 साल की उम्र तक, उसके बाद तो रिटायर हो जाओगे आप। अब रिटायरमेंट के बाद आपको लेकर आ रहे हैं तो आप एज ए जज नहीं रहोगे वहां पे, मतलब जज का पद नहीं है आपका, ठीक है जी। नहीं, आपको न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। कार्य में भाग लेंगे आप, आपका जो थॉट्स हैं उसकी वैल्यू रहेगी, आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू रहेगी, और आपको अधिकार मिलेंगे, शक्तियां मिलेंगी, पर आपको जज नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 129 क्या कहता है? कहते सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी अन्य मुकदमों में भी उदाहरण के लिए रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि न्याय जल्दी मिल जाए। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी मसले पर, अपना मामले पर डिसीजन दिया और उस दिए हुए डिसीजन को फ्यूचर में हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी दोनों ही क्या कर सकते हैं, उस डिसीजन को बतौर न्याय के लिए यूज कर सकते हैं। भी देखो ऐसा उस केस में भी हुआ था और उसमें ये डिसीजन दिया गया था, तो टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि पहले ही जो न्याय किया गया होगा उस मामले पे, उस पर भी बहुत टाइम खर्च किया गया होगा, तो इससे न्याय क्या है, जल्दी मिल पाएगा। बात समझ गए आप? यानी कि दिए हुए डिसीजन को बाद में भी यूज किया जा सकता है न्याय के लिए किसी और केस में, हाई कोर्ट के द्वारा भी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, न्यायाधीशों की पद अवधि, टेन्योर, जो टर्म है, टाइम पीरियड कितना है वो देखिए। न्यायाधीश तब तक पद पे बना रहता है जब तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। मतलब कोई जज बना 64 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट में, अगले ही साल 65 वर्ष जैसे ही कंप्लीट होंगे उसको रिटायर कर दिया जाएगा। समझ में आई बात? तो यानी कि आपका सिर्फ क्या है, 65 साल की उम्र जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी आपको रिटायरमेंट वहां से मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपने सुप्रीम कोर्ट से छोड़ना है तो त्याग पत्र देना है तो दे दो। किसको दोगे? राष्ट्रपति को देंगे। क्वेश्चन यही आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं या हाई कोर्ट के जो जजेज हैं अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि नियुक्ति भी तो उसी ने की थी, मेन वही है। आगे देखिए, या फिर ऐसा हो जाए कि सिद्ध कदाचार या असमर्था के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत अर्थात उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्य। सीधी सीधी बात है, अगर मान लो आपके ऊपर महाभियोग आ गया, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, मतलब कि महाभियोग आ गया, मान लो लोकसभा वाले मेंबर लेके आना चाहते हैं उसकी असमर्थता को लेकर, कदाचार के दुर्व्यवहार के लिए लेकर, तो लोकसभा के 100 मेंबर, लोकसभा के कितने मेंबर? 100 मेंबर लिखती रूप में संबोधन करेंगे राष्ट्रपति को और लेटर किसको पकड़ाएंगे? स्पीकर को। ऐसे ही राज्यसभा में अगर राज्यसभा के मेंबर ये चाहते हैं भी सुप्रीम कोर्ट के इस जज को हटाना है, तो राज्यसभा के 50 मेंबर संबोधन करेंगे, लिखेंगे राष्ट्रपति जी, ठीक है, पकड़ाएंगे किसको? वो लेटर सभापति को। तो 50 राज्यसभा में, 100 लोकसभा में अगर ये मेंबर ऐसा ले आते हैं प्रस्ताव, फिर क्या होगा? स्पीकर को पकड़ा दिया तो वहां पे कमेटी बैठती है। कमेटी क्या करती है? 3 मेंबर की कमेटी बैठती है जिसमें 2 सीनियर जज होते हैं और एक कानून का ज्ञाता होता है। 3 मेंबरी कमेटी उसकी अन्वेषण करती, जांच करती है। जांच करने के बाद अगर वो सच में ही पाते हैं कि ये बंदा सही में गलत है तो वो राष्ट्रपति को कह देती भी हाँ ठीक है। उसके बाद दोनों सदन में अलग अलग, राज्यसभा में अलग, लोकसभा में अलग, दोनों सदन में जो प्रेजेंट मेंबर हैं उसके 2/3 मेंबर अगर मतदान से ये पास कर दे कि इस जज को हटाना है। विशेष बहुमत क्या होता है? मैंने मेजोरिटी वाला चैप्टर करवाया है ना आपको, उसमें आप देखना। विशेष बहुमत यही है कि जितने प्रेजेंट मेंबर हैं और जिन्होंने मतदान किया है उसका 2/3 अगर यस बोल देंगे तो उसको महाभियोग द्वारा हटा दिया जाएगा। मतलब जो महाभियोग शब्द है ना सिर्फ राष्ट्रपति के लिए बना है, बाकी तो उपराष्ट्रपति के लिए, सीजीआई के, इनके लिए संसदीय कार्यवाही शब्द होता है, पर फिर भी महाभियोग यूज कर लेते हैं क्योंकि तरीका वही है, प्रक्रिया सेम है, इसलिए यूज कर लेते हैं।
कहते हैं कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, सेवानिवृत्ति के पश्चात जब रिटायर हो जाएगा उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में किसी स्टेट में किसी जगह न्यायालय में वकालत या प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, प्राइवेट काम नहीं कर सकता, किसी भी हाई कोर्ट में वो ऐसे अपना कोई केस नहीं लड़ सकता, किंतु उसे राज्यपाल या राजदूत जैसे सम्मानजनक पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है जी, किसी स्टेट का उसको राज्यपाल बनाया जा सकता है या भारत का राजदूत बनाया जा सकता है, उसको ऐसे रिस्पेक्टफुल वाले इसको जॉब प्रोवाइड कर दी जाती है, लेकिन उसे कहीं पे प्रैक्टिस नहीं करना, प्राइवेट नहीं करना, कोई जॉब ऐसा नहीं करना। आगे बढ़े। हाँ, यहाँ पे देखो ये आ गया न्यायाधीशों पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस। यदि न्यायाधीश पर दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता का साबित कदाचार का दोष सिद्ध हो जाता है तो न्यायाधीश को पद मुक्त वहां से हटा दिया जाता है। करने के लिए उस पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यह निम्न प्रकार से है। भी अगर आप लोकसभा में ये प्रस्ताव लेकर आ रहे हो भी फलां जज को हटाना है, तो कितने मेंबर, 100 मेंबर लिखती रूप में साइन करके देंगे कि राष्ट्रपति जी, संबोधन राष्ट्रपति को, और पकड़ाएंगे किसको, स्पीकर को। राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित करते एक प्रस्ताव लोकसभा में आया है तो लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है। इस प्रस्ताव की जांच होती है, अन्वेषण मतलब जांच होती है 3 व्यक्तियों की समिति द्वारा, कमेटी द्वारा, 3 मेंबरी कमेटी द्वारा इसकी जांच होती है। और इन 3 मेंबर में से 2 तो क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेज होते हैं, और एक क्या होता है, प्रख्यात, एक मतलब कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कानून का ज्ञाता ऐसा व्यक्ति होता है। यह समिति पाती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है, मगर उसने समिति ने जांच में पाया कि हाँ भाई ये जज तो क्या है, कदाचारी है, दोषी है, तो न्यायाधीश असमर्थ है, तो प्रस्ताव समिति के प्रतिवेदन के साथ विचार के लिए उस सदन में ग्रहण किया जाता है जिसमें प्रस्ताव लंबित है। फिर वो भेज देंगे उस सभा में, लोकसभा में था तो लोकसभा में भेज देंगे। ठीक है जी, आप इस चीज को ध्यान में रखोगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे देखिए, कहते हैं यदि प्रस्ताव प्रत्येक सदन में उस दिन की कुल सदन सदस्य संख्या के बहुमत मतलब ज्यादा, मत मतलब वोट, बहुमत, और कौन सा बहुमत, स्पेशल वाला, द्वारा उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3। ठीक है जी, और मेजोरिटी वाला चैप्टर जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को इस संबंध में समावेदन प्रस्तुत किया जाता है। फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों हाउस में पास हो गया, फिर उसको राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है। राष्ट्रपति जब संवेदन पर हस्ताक्षर कर देता है तो न्यायाधीश हटा दिया जाता है। ठीक है जी, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाकर नहीं हटाया गया, मतलब ऐसा अभी तक नहीं हुआ, हटाया नहीं गया, मतलब 2 व्यक्तियों पे आ चुका है महाभियोग। सुनो कौन कौन से, वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था मगर ये पास नहीं हो पाया था। दीपक मिश्रा के लिए एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में लाया गया था, लेकिन सभापति ने ही क्या मार दिया, काटा मार दिया इसके ऊपर। ठीक है जी, ये आगे बढ़ ही नहीं पाया था। आगे देखते हैं। हाँ, इनके शपथ के बारे में जान लेते हैं। आप ये बताइए, जो मैंने आपको अनुसूचियां करवाई थी, है ना, 12 अनुसूचियां कराई थी, तो शपथ वाला कौन सा अनुसूची था? शपथ है जो ओथ है वो किस में, अफर्मेशन किस सूची में दिया गया? सुनो ध्यान से, कहते न्यायाधीश अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की 3rd सूची अनुसूची में निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन है जी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है, या किसी कारण राष्ट्रपति हाजिर नहीं है तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को, मतलब किसी सेम डेजिग्नेशन, लगभग सेम डेजिग्नेशन वाले बंदे को उनको शपथ दिलाने के लिए बोल सकता है। इस प्रारूप के अंतर्गत न्यायाधीश निम्नलिखित बातों की शपथ लेते। क्या शपथ लेते हैं? सुनो ध्यान से,
मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं समिक प्रकार से श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान, विवेक से अपने पद का, कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। इमोशंस नहीं आने चाहिए बीच में, निष्पक्ष देना, जजमेंट देनी है। मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। मैं संविधान में जो विधियां हैं, मर्यादा है उसकी, वो बनाए रखूंगा। ठीक है जी। आगे है, नोट करने वाली बात क्या है, कहते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और भारत के कैग, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं वो, और कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये दोनों ही अनुसूची 3 में इनके लिए शपथ का प्रावधान दिया है। ठीक है जी, दोनों के लिए सूची 3 में शपथ का एक ही प्रारूप है, सेम ये बातें बोलते हैं। आगे देखते हैं। हाँ जी, आर्टिकल 130 क्या बोलता है, 130 क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का स्थान, लोकेशन, इसकी जगह, मतलब इसकी जो लोकेशन है, जगह है, कहते सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली में है, किंतु मुख्य न्यायाधीश के कहने पर राष्ट्रपति इसका खंडपीठ यानी इसकी ब्रांच कहीं और भी बना सकता है, किसी अन्य शहर में खोल सकते हैं। संविधान के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली घोषित किया गया, संविधान में क्या है, दिल्ली घोषित किया है। साथ ही मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं और स्थानांतरित कर सकता है। किसकी सलाह, किसकी कंसेंट से, राष्ट्रपति के। परंतु ऐसा निर्णय वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, मतलब प्रायर, मतलब कि क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, के बाद ही ले सकता है। वह व्यवस्था वैकल्पिक है, ना कि अनिवार्य है। ये कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि करना ही करना, ना भी करो। अभी तक हैदराबाद और श्रीनगर में सर्वोच्च न्यायालय की ब्रांच बनाई जा चुकी है, मतलब 2 बार ऐसा हो चुका है, बैठक हो चुकी है। कहाँ कहाँ पे, हैदराबाद में और श्रीनगर में। अनुच्छेद 131 क्या बोलता है, सुनो ध्यान से, कहता है अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारता, मतलब सीधे सीधे ऐसे केस जो किसके पास आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास ही आएंगे। ऐसे कौन से हैं, एक तो आपका यही हो गया मौलिक अधिकारों संबंधी, आप सीधा जाके जा सकते हो। दूसरा क्या देखो यहाँ पे, अच्छा, इसके अंतर्गत वैसे मामले को रखते हैं जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाए जा सकते हैं। 1 नंबर, आप कहते हैं 131 1 नंबर। ठीक है जी, याद करने का ट्रिक है, सीधा सीधा 1 नंबर पे आओ, मतलब कहने का। ठीक है जी। इसमें कितने प्रकार के, कहते हैं केंद्र और राज्य, मतलब यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्सेस कोई स्टेट गवर्नमेंट का विवाद हो गया, तो वो विवाद कहाँ जाएगा, कोई स्टेट में जाएगा, बताओ, कॉमन सेंस की बात है, कहाँ जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक प्रमुख शिखर पे वही है। अगर किसी स्टेट में जाएगा तो स्टेट का ही पक्ष ले, क्या मतलब है, स्टेट तो बहुत लो लेवल का हो गया ना उसके मुकाबले, यूनियन। आगे राज्य राज्य में विवाद, किसी स्टेट और स्टेट में विवाद हो गया आपस में, स्टेट वर्सेस स्टेट, ऐसा कोई विवाद है, 2 स्टेट के बीच में विवाद है, तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एक और केंद्र और उसके साथ कुछ राज्य, ऐसा हो जाए, एक और तो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है जी, और प्लस उसके साथ कुछ स्टेट है, एक तो ये ग्रुप बन गया, और दूसरी तरफ एक ग्रुप क्या बन गया, कुछ स्टेट आपस में मिलके, किसी स्टेट के खिलाफ भी हैं वो और यूनियन के खिलाफ भी, ऐसा ग्रुप। तो ऐसे मसले भी कहाँ जाएंगे, सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। समझ में आ गई बात। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का विवाद भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है, किंतु इसे मूल अधिकारिता में शामिल नहीं करते। अब मेरी बात समझो ध्यान से, 131 आर्टिकल के तहत ये बात नहीं लिखी गई, ये बात कहाँ लिखी है, 71 में लिखी गई है। मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। लेकिन मान लो कोई विवाद हो गया, उससे संबंधित कोई शंका है, तो वो विवाद कहाँ जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये बात कहाँ लिखी है, 71 में लिखी है। इसीलिए यहाँ कहा है कि ये इसमें नहीं आता, आएगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास, पर इसमें आर्टिकल 131 में नहीं आता। इसका अपना 171 दिया हुआ है, सॉरी
आगे बढ़े। हाँ जी, 132 कहते हैं हाई कोर्ट। आप देखो, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे क्या है, हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट है। आप क्या हो, हाई कोर्ट में आपका कोई केस था और आप केस हार गए, आप क्या है, हाई कोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं हो, आपके अंदर वो है कि नहीं मैं गलत हुआ मेरे साथ में, आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। कहाँ पर, अपने केस के पहले स्टेप बन के आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ, ऐसा करना जरूरी, डायरेक्ट नहीं जा सकते। मतलब हाई कोर्ट से आप सीधा अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हो, अपील करते हो, तो ये कहाँ पे लिखा है, 132 में लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। संविधान के अनुच्छेद 32 में, अब 132 में सर्वोच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता दी गई है। आपको जो मैंने फंडामेंटल्स राइट्स वाला जो चैप्टर करवाया था, जब आर्टिकल 32 करवाया था, सारी रिट्स भी करवाई थी। रिट्स वाला टॉपिक मैंने आपको स्पेशली बहुत डिटेल में, इनकी भाषा कहाँ से ली गई है, मतलब क्या, इंग्लिश में क्या इनका मीनिंग होता है। एग्जाम में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना कि बताओ बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेस कॉर्पस, इसका मीनिंग क्या है, टू ब्रिंग द, टू हैव द बॉडी, परामर्श, डी कमांड, प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, ठीक है जी, सर्टोरी, टू बी इन्फॉर्म्ड, इस तरह से मीनिंग आने लगे। और आपसे पूछेंगे ये जो मीनिंग है बताओ किस रिट से संबंधित है, ये जो मीनिंग है बताओ किससे है, क्यू वेरेंटो, टू हुज अथॉरिटी, किसकी अथॉरिटी से आप इस सीट पे बैठे। तो ये प्लीज़ आप वो चैप्टर जरूर देखना। यहाँ पे अगर मैं दोबारा करवाने लगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 5 तरह की रिट दी हैं जो आपके मूल अधिकारों को क्या करता है, गार्ड करता है। अन्य प्रकार की रिटें जैसे निर्देश देना, आदेश देना, जारी करने का अधिकार शक्ति किसके पास है, 132 के तहत यानी कि आपको दिया हुआ है। तो आप समझ जाना कि आपने अपील करनी है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो कौन सा आर्टिकल आपको ये शक्ति देता है, अधिकार देता है, 132 प्रोवाइड करता है। आगे क्या है, 137 जो बीच में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने छोड़ दिए हैं आपके एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको ये जो इंपॉर्टेंट है वही करवा रही हूँ कि जो एग्जाम में आने वही करना चाहिए हमें। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। पहले तो ये मेरे को बताओ कि ये जो आइडिया है जुडिशियल रिव्यू वाला, हमने किस कंट्री से लिया है। जब मैंने आपको टॉपिक करवाया था ना, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये करवाया था, कहाँ से, यूएसए से। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है अपने ही डिसीजन को, जो आपने मान लो किसी टाइम पे कोई डिसीजन लिया, लेकिन बाद में अपने डिसीजन को आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है जी, ऐसा हो चुका है, सुनो ध्यान से। कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को क्या कर सकती है, बदल सकती है। ऐसा कब कब हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने चंपाकम दोराई राजन मामला 1960, बेरुबारी मामला 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग ही नहीं माना। ये क्वेश्चन आते हैं, जब मैंने प्रियम्बल पढ़ाया था ना, तो आपको केसेस भी बताए थे कि फला फला केस में, जैसे बेरुबारी केस में क्या बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में क्या बोला, प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर LIC केस 1995 वाला, उसमें क्या बोला कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का इंटीग्रल पार्ट है, आंतरिक भाग है। तो मतलब ऐसे अपने डिसीजन को रिव्यू भी कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, यही बताया। किंतु केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करके अपने फैसले को बदल दिया और प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया। कहा कि संसद में इसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है जी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा, और ये कहा गया है कि कोई भी आप ऐसा डिसीजन लेते हो, उससे क्या है, संविधान का मूल ढांचा नहीं चेंज होना चाहिए। अब 22 भाग हैं, हम कहते हैं 25 हैं, भी हमारे अब एडिशन हो चुकी है। लेकिन आप एक बात बताइए, जो बाकी ऐड हुए हैं वो बतौर ABC, जैसे 9A, B, C ऐसे ऐड हो रखे हैं, 4th A ऐसे ऐड हो रखे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि 23वां भाग, 24वां भाग आपको कहीं मिला देखने के लिए। इसका मतलब क्या कि मूल ढांचे में चेंजेस नहीं करने। आपको आर्टिकल पूछेंगे तो आर्टिकल 395 ही है। आर्टिकल कितने हैं, 395 ही हैं, उसके अंदर ही जोड़ दिए जाते हैं। जैसे आपका नगर पालिकाएं, आपका पंचायतों संबंधी,
होता है ऐसे ए बी सी डी करके जोड़ा जाए, तो आप इस चीज को ध्यान में रखो। मूल ढांचा यानी कि भाग 22 है तो 22 ही रहेंगे, आपको कोई एडिशन करनी है तो उसके अंदर ही सब पार्ट बना के आप ऐड कर सकते हो, मूल ढांचा नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे प्रियम्बल में संशोधन हुआ है ना, 42वें नंबर की संशोधन हुआ 1976 में, तो 3 वर्ड जोड़े गए, घटाए तो नहीं गए ना, ठीक है जी। तो मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकते आप। आगे है, ये वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई। इसी कारण आज अनुच्छेद केवल 395 ही है जिसमें ए बी सी डी करके जोड़ा गया है, ना कि कुछ कम किया गया है, और ना ही उसमें आप क्या कर सकते हो, उसकी संख्या को बढ़ा सकते हो। 96 मिला कहीं पे आपको, 97 मिला, कभी एग्जाम में भी नहीं आएगा ऐसे, सीधा 395 ही आएगा। आगे है, अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के विधि बना सकती है। 138 क्या कहता है कि जो संसद है सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त एडिशनल अधिकार दे सकती है, लेकिन उसके अधिकारों को कम नहीं कर सकती। ये कहाँ लिखी है, 138 में लिखी है। अनुच्छेद 139 क्या बोलता है, मूल अधिकार के अलावा किसी अन्य मामले में रिट निकालना हो तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 का प्रयोग ना करके 139 का प्रयोग करेगी। समझो ध्यान से, मूल अधिकारों संबंधी कोई रिट जारी करनी है तो सुप्रीम कोर्ट हेल्प लेती है आर्टिकल 32 का, उसको छोड़ दो मूल अधिकारों को, उसके अलावा कोई रिट जारी करनी है तो 139 का यूज करेगी। बात समझ में आ गई। जैसे सरकारी मास्टर को परामर्श, ठीक है जी, मैंडमस मतलब देना है, रिट जारी करना है तो उसे 132 अकेला 32 के अनुसार देगा अनुच्छेद के। जबकि रेलवे के किसी कर्मचारी पर परमादेश रिट जारी करना है तो उसे 139 का 139 आएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कर लेना सेटिंग इसको। आगे देखते हैं। हाँ जी, आर्टिकल 140 क्या कहता है कि संसद विधि द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी अनुशासनिक शक्तियां दे सकती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियां तथा अधिकारिताओं को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी हों। मतलब संसद सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पावर दे सकती हैं जो उसके काम को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरत हो, है ना, तो ऐसी पावर दी जा सकती है। तो आपको रखना याद 140 नंबर। 141 में क्या दिया है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सभी न्यायालय, सभी अधिकारी तथा सभी नागरिकों के लिए बाध्य है। मगर मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो सबको मानना है, उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपके लिए दंड का प्रावधान भी यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यही लिखा है, अगर नहीं मानोगे तो दंड मिलेगा। आगे है 143, ये क्या है, फेवरेट है सबका। 143 यानी कि आई लव यू, ये कोड वर्ड है जी, ये कोड वर्ड है, स्कूलों में बच्चे अक्सर इसको यूज करते हैं। इसमें क्या है, राष्ट्रपति का प्यार है किसके साथ में, सुप्रीम कोर्ट के साथ में। सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है, ठीक है जी। 143 में ये कहा गया है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट भी हर मुद्दे पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं। अच्छा सुनो, ये भी है कि राष्ट्रपति ने सलाह मांगी तो जरूरी नहीं सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह दे, मना भी कर सकता है, ऐसा भी हुआ है, आगे बताती हूँ। और मान लो अगर देता है सलाह तो राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है कि वो माने ही माने, सलाह मशवरा कर सकते हैं, एडवाइस कोई कंपल्सन नहीं है कि मैंडेटरी नहीं होती, माननी होती है। अच्छा यहाँ आ गया, कहते हैं 1993 में राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले पर सलाह मांगा, किंतु न्यायालय ने उसे कोई सलाह नहीं दिया, अर्थात सलाह देने से मना कर दिया। तो याद रखोगी इस बात को। सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। संविधान के जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भाग हैं, उसको समझने के लिए मतलब हर अपने जो न्याय जो अपने ज्ञान ज्ञाता है उसको क्या है, व्याख्या करता अपने अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती। जो अंतिम होता है ना व्याख्या करता, वो कौन का है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अंतिम व्याख्या करता है और उसकी व्याख्या को ही सर्वमान्य माना गया है। संविधान का कोई ऐसा आर्टिकल जो समझ से बाहर है, समझ नहीं आ रहा, उलझा हुए कुछ ऐसा लगता है आपको, तो सुप्रीम कोर्ट का उसके प्रति जो व्याख्या देगा वही सर्वमान्य, वो सबको मानना होगा। भी इसका मतलब ये है तो मानना नहीं होगा, आपको यही मानना है। आगे है
सुप्रीम कोर्ट एक निष्पक्ष तथा स्वायत्त संस्था है, मतलब एक निष्पक्ष है, इसके ऊपर एक अपना क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, यह किसी के अधीन नहीं है। यह अपनी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह अपनी सभी नियुक्तियां स्वयं करती है। समझ में आ गया जी? अपनी नियुक्तियां हैं वो स्वयं करती हैं, लेकिन राष्ट्रपति उसमें कंसल्ट करता है, राष्ट्रपति के कंसल्ट से होती हैं। ठीक है जी, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 145 देख लीजिए। 145 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित नियम बनाने की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो नियम बनाने की शक्ति है वो किसके पास है? 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वह अपने कार्य प्रक्रिया आदि संबंधित नियम बना सकता है। ठीक है जी, नियम कानून अपने खुद बना सकता है, लेकिन इनकी जो मतलब कि सिलेक्शन है या फिर इनका अधिकार क्षेत्र है, इनकी शक्तियां जो हैं, इनके वेतन वगैरह है, ये संसद की विधि द्वारा नियुक्त होते हैं, डिसाइड होते हैं। इसके संबंध में 2 शर्तों का पालन करना अनिवार्य है, मतलब कि आपने रूल एंड रेगुलेशन बनाने हैं अपने लिए, लेकिन 2 कंडीशन क्या है? पहली क्या कहती है, यह नियम राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही बनाए जा सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति को कंसेंट लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी। तथा दूसरी, ये नियम संसद द्वारा निर्मित विधियों के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई आपने नियम नहीं बनाना जो संसद की विधि के, कानून के कि क्या हो, विरुद्ध हो, खिलाफ, ऐसा नहीं करना। अनुच्छेद 145 पार्ट 3 में लिखा है कि यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या का प्रश्न उठता है, 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए प्रश्न पर विचार करने का प्रसंग हो, तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ बैठेगी। 143 में क्या बोला है कि अगर मान लो राष्ट्रपति को सवाल पूछता है कोई, उसको किसी डिसीजन में हेल्प चाहिए, तो अकेला कोई एक व्यक्ति डिसीजन नहीं देता है, 5 व्यक्तियों की क्या बैठती है, पीठ बैठती है, बेंच बैठेगी। 5 से अधिक हो सकते हैं, 5 से कम नहीं होने चाहिए। 5 या अधिक न्यायाधीशों की पीठ को संविधान की पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कहा जाता है। राम जन्मभूमि मैंने बता ही दिया, ठीक है जी। कहते राम जन्मभूमि व बाबरी मस्जिद के मामले में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? M.N. वेंकटचलैया ने 24 अक्टूबर 1994 को राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई राय पर सलाह देने से मना कर दिया था। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अगर देने पड़ेंगे तो 5 जजेस बैठेंगे, 5 से अधिक बैठ सकते, कम नहीं बैठेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखो ध्यान से। भारत में संघीय न्यायालय फेडरेशन कोर्ट की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई। मैंने सभी आपको जो इम्पोर्टेंट एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, जो सारे अधिनियम जितने भी बने थे वो सारे अलग से करवाए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। और उसमें आपको ये मैंने 1935 का अधिनियम करवाया हुआ है, उसके तहत एक कोर्ट बनाई, फेडरल कोर्ट बनाई गई थी। ठीक है जी, कब? 1 अक्टूबर 1937 को। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसके? सर मॉरिस गैवियर, सर मॉरिस गैवियर। न्यायमूर्ति हीरालाल जे किशुनदास कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब आजाद भारत में 1950 में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट बनती है उसके पहले न्यायाधीश पूछे तो H.J. कानिया, इसको H.J. कानिया बोलते हैं, हीरालाल कानिया बोलते हैं। कहते हैं भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश 11वें नंबर के M. हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था। आपको याद होगा कि जब जो राष्ट्रपति हमारे 3 नंबर के जाकिर हुसैन जी की डेथ हो जाती है तो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी आ जाते हैं उनकी जगह पर। वीवी गिरी ने क्या किया? राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ने के लिए त्याग पत्र दे दिया। अब उपराष्ट्रपति की भी सीट खाली, राष्ट्रपति की भी सीट खाली। अब तीसरा मौका किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के CGI को। तो M. हिदायतुल्लाह वो CGI हैं जो क्या थे, 11वें नंबर के थे अपनी सीट के ऊपर। ठीक है, इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम किया था। बात समझ में आ गई? प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में भी ये बातें बताई हुई हैं मैंने। वे अब तक की एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। सिंपल बात है। आगे है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि 7 साल
4 महीने 20 दिन किसने, YV यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ ने निभाया है। दूसरा स्थान किसने, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा का है, जिन्होंने लगभग कितना 4 वर्ष 4 माह तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम समय मात्र 18 दिन, कहीं कहीं पे 17 दिन में मिलेगा आपको, कार्य करने वाले कौन है, कमल नारायण सिंह जी हैं। तो इन बातों को आपने ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। अगला देखते हैं, दूसरे स्थान पर न्यायाधीश एस राजेंद्र बाबू 29 दिन, यानी कि कमल नारायण के बाद, पहले तो कमल नारायण जी हो गया 18 दिन का कार्यकाल, फिर उससे बाद में कौन है, 29 दिन का कार्यकाल निभाने वाले कौन, राजेंद्र बाबू। और तीसरे स्थान पर GV पटनायक जी हैं, कितने 40 दिन का कार्यकाल निभाया। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, पहली फीमेल जो सुप्रीम कोर्ट की क्या बनी, जज बनी। लेकिन CGI अभी तक कोई महिला नहीं बनी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तक कोई महिला नहीं बनी, इस चीज का ध्यान में रखना। कई बार दिमाग में होता है न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, चलो भी ये मार दो। अब तक उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति होने वाले अन्य महिलाएं ये तो हमारे पहले होएंगे, इनके अलावा सुजाता मनोहर, न्यायमूर्ति रूमा पाल, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजना देसाई, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी। इंदिरा और रूमा पाल, ज्ञान सुधा, रंजना और सुजाता जी, ये सारे की सारे महिलाएं क्या है, सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज रह चुकी हैं। आगे है 2010 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था किसे, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा को। ठीक है जी, न्यायालय की चौथी महिला जज थी, उन्हें 24 अप्रैल 2010 में सुप्रीम कोर्ट का क्या है, जज बनाया गया था। इसके पूर्व वह पटना उच्च न्यायालय, बिहार की उच्च न्यायालय में क्या न्यायाधीश थी। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, जो इंदु मल्होत्रा जी, इनके बारे में सुन लो, वो एक ऐसी महिला मतलब अधिवक्ता, एडवोकेट थी जो वकालत से जज की नहीं, सीधा वकील के तौर पे पहली क्या है, न्यायाधीश नियुक्त हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता ना कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए या तो 10 साल आप एज ए वकील हो और या फिर 5 साल आप क्या हो, जज रहे। ये ऐसी थी, वकील ही थी, 10 साल का कार्यकाल वकील का निभाया हुआ था इन्होंने, ठीक है, जज नहीं रही हुई थी। आगे देखिए, कहती 37वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा, कौन से पहले दलित जो न्यायाधीश बने थे, मुख्य न्यायाधीश CGI बने, 37वें नंबर के कौन, KG बालकृष्णन। 38वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति SH कपाडिया स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रमुख न्यायाधीश थे, आजाद भारत में जन्म लेने वाले कपाडिया साहब। ठीक है जी, 38 नंबर के। आगे है 17वें मुख्य न्यायाधीश PN भगवती, ये इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लो इसके आगे, तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। 17वें मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती भारत में लोक हितवाद के प्रणेता कहे जाते हैं। न्यायमूर्ति धनंजय, इन्होंने की PIL की जो शुरुआत है रिटायरमेंट के बाद इन्होंने शुरू किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है जी, ये भी आगे आपको टॉपिक आएगा तो मैं करवाऊंगी इसको डिटेल में भी। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50वें जो करंट में है मुख्य न्यायाधीश CGI के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनसे पहले कौन से थे, 49 नंबर के उदय उमेश ललित, UU ललित थे, के उत्तराधिकारी हैं। समझ में आ गया। अभी तक कितने मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, कितने भाई, 50 बन चुके। जो 50 में चल रहे हैं वो कौन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, और इनसे पहले कौन से थे, UU ललित, उदय उमेश ललित थे। और जो ये 50वें नंबर के, सुनो ध्यान से, कहते न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का अपेक्षाकृत 2 वर्ष का लंबा कार्यकाल होगा, मतलब 2 वर्ष के तक के रहेंगे। वे 10 नवंबर 2024 को क्या करेंगे, रिटायरमेंट होगी इनकी। कब,
10 नवंबर 2024 को इनकी क्या हो जाएगी, रिटायरमेंट हो जाएगी। अभी मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाती हूँ, आप देख लीजिएगा। जो हमारे करंट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये हैं जी CJI हमारे धनंजय चंद्रचूड़ जी, जो 50वें नंबर के हमारे क्या है CJI है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।